आज का टॉपिक है ताप एंट्रोपी सूचक आरेख, टेम्परेचर एंट्रोपी इंडिकेटर डायग्राम, टीएस इंडिकेटर डायग्राम या टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ताप एंट्रोपी आरेख। यदि किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अत्यंत सूक्ष्म अवस्था परिवर्तन के लिए ताप T पर dq ऊष्मा ली जाती है या दी जाती है तो dq बराबर होगा TdS। ds एंट्रोपी में परिवर्तन है। यह एंट्रोपी में परिवर्तन की परिभाषा से है। एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर होता है dq/T। यदि निकाय dq ऊष्मा लेता है तो एंट्रोपी में परिवर्तन ds है dq/T और इसी से dq बराबर Tds। यदि हमें कुल ऊष्मा का मान ज्ञात करना है, यदि निकाय प्रारंभिक अवस्था I से अंतिम अवस्था F तक लाया जाता है उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा, तो इस प्रक्रम में ली गई या दी गई ऊष्मा Q बराबर होगी इंटीग्रल I to F Tds। यदि ऊष्मा धनात्मक है तो निकाय ऊष्मा ले रहा है, यदि ऊष्मा ऋणात्मक है तो निकाय ऊष्मा दे रहा है। इंटीग्रल Tds I to F यह Ts आरेख पर वक्र तथा S अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल होगा। यदि हम ताप T और एंट्रोपी S के बीच एक ग्राफ बनाएं तो यह ग्राफ और S अक्ष के बीच का क्षेत्रफल व्यक्त करता है यह इंटीग्रल Tds। तो निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर होगी Ts आरेख ताप एंट्रोपी आरेख पर बनाया गया वक्र एंट्रोपी S की अक्ष के साथ जितना क्षेत्रफल घेरता है उसके बराबर। कार्नो चक्र का Ts आरेख। कार्नो चक्र एक उत्क्रमणीय चक्र है और PV आरेख पर इसको हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। इसमें 4 प्रक्रम होते हैं। पहला A से B तक समतापी प्रसार, फिर B से C तक रुद्धोष्म प्रसार, फिर C से D तक समतापी संपीड़न और अंत में D से A तक रुद्धोष्म संपीड़न। यह कार्नो चक्र है PV सूचक आरेख पर और ये इसके संगत कार्नो चक्र ही है Ts आरेख पर। यहाँ ग्राफ है T ताप और एंट्रोपी S के बीच। यहाँ पर हम देखें कि जो AB प्रक्रम है यह समतापी प्रसार है T1 डिग्री केल्विन ताप पर, जो कि ऊष्मा स्रोत का ताप है। इस प्रक्रम में पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ जो कि आदर्श गैस है, यह अधिक ताप T1 डिग्री केल्विन वाले स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और जो दूसरा प्रक्रम है CD जो कि समतापी संपीड़न है, इस प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ सिंक को जो कि कम ताप T2 डिग्री केल्विन पर है Q2 ऊष्मा देता है। तो AB प्रक्रम में कार्यकारी पदार्थ स्रोत से T1 ताप पर Q1 ऊष्मा लेता है और CD प्रक्रम में Q2 ताप पर Q2 ऊष्मा देता है T2 ताप वाले सिंक को। और अन्य जो 2 रुद्धोष्म प्रक्रम हैं, इसमें कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो हम एंट्रोपी में परिवर्तन देखें। पहले प्रक्रम AB में जो कि समतापी प्रसार है, जिसमें कार्यकारी पदार्थ T1 ताप पर Q1 ऊष्मा स्रोत से ले रहा है।
तो कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होगा? ये होगा ds इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी के सूत्र से। एंट्रोपी में परिवर्तन यदि एंट्रोपी S1 से बदलकर S2 हो जाती है तो ds एंट्रोपी में परिवर्तन ये बराबर होगा S2 माइनस S1। ए बिंदु पर हम मान लें कि एंट्रोपी का मान है S1 और यह है समतापी प्रसार AB। इस प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन ds ये हुआ S2 माइनस S1 और ये होगा dq अपॉन t के बराबर। dq है Q1 और t है T1, तो एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ Q1 अपॉन T1 और यह एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है क्योंकि पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ले रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि पहले प्रक्रम AB में नियत ताप T1 डिग्री केल्विन पर एंट्रोपी में परिवर्तन हो जाता है, S1 से बढ़कर एंट्रोपी S2 हो जाती है और एंट्रोपी में यह परिवर्तन S2 माइनस S1 बराबर है Q1 अपॉन T1 के। इसलिए TS आरेख पर यह वक्र एक क्षैतिज वक्र होगा AB क्योंकि ताप T1 नियत है और एंट्रोपी S1 से बढ़कर S2 हो रही है। दूसरा प्रक्रम जो BC है, जो रुद्धोष्म प्रसार है, इसमें dq 0 है, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए ds भी 0 है। ds बराबर dq अपॉन t। एंट्रोपी में परिवर्तन भी 0 है, तो इसलिए B से C तक रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रसार में एंट्रोपी S2 ही रहती है और ताप T1 से कम होकर T2 हो जाता है। B से C तक रुद्धोष्म प्रसार में ताप T1 से कम होकर T2 हो गया है। रुद्धोष्म प्रक्रम है, इसलिए एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एंट्रोपी S2 ही है। इसलिए यह एक ऊर्ध्वाधर ग्राफ है BC। एंट्रोपी वही है S2, ताप T1 से कम होकर T2 हो गया। फिर C से D तक समतापी संपीड़न है। इसमें कार्यकारी पदार्थ सिंक को T2 ताप पर Q2 ऊष्मा देता है, इसलिए अब कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी में कमी होगी और यह एंट्रोपी में परिवर्तन बराबर होगा dq अपॉन t और यह होगा Q2 अपॉन T2 और इतनी एंट्रोपी में कमी होगी। परंतु क्योंकि Q1 अपॉन T1 बराबर है Q2 अपॉन T2, इसलिए एंट्रोपी में जितनी वृद्धि हो रही थी AB प्रक्रम में, उतनी ही एंट्रोपी में कमी होगी CD प्रक्रम में, क्योंकि Q1 अपॉन T1 ये एंट्रोपी में वृद्धि है AB प्रक्रम में और Q2 अपॉन T2 ये एंट्रोपी में कमी है CD प्रक्रम में, और ये दोनों मान बराबर हैं। Q1 अपॉन T1 बराबर है Q2 अपॉन T2 के। कार्नो इंजन से हम जानते हैं कि Q1 अपॉन T1 बराबर Q2 अपॉन T2। इसलिए समतापी संपीड़न में एंट्रोपी S2 से घटकर S1 हो जाएगी। यह एंट्रोपी में परिवर्तन उतना ही होगा जितना कि समतापी प्रसार में हुआ था। समतापी प्रसार AB में एंट्रोपी S1 से बढ़कर S2 हुई थी। समतापी संपीड़न में यह S2 से कम होकर वापस S1 हो गई। अगला प्रक्रम D से A तक रुद्धोष्म संपीड़न है। इसमें ताप T2 से बढ़कर T1 हो जाता है और रुद्धोष्म प्रक्रम होने के कारण एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंट्रोपी S1 ही है, ताप T2 से बढ़कर T1 हो गया है। इस तरह से यदि हम यह जो कार्नो चक्र है जो PV आरेख पर है, इसी को हम TS आरेख पर बनाएं तो इस तरह का एक आयताकार वक्र हमें मिलता है। एक रेक्टेंगुलर कर्व हमें मिलेगा TS डायग्राम पर कार्नो चक्र के लिए। अब हम देखें समतापी प्रसार AB में स्रोत से ली गई ऊष्मा कितनी होगी। AB समतापी प्रसार है, इसमें कार्यकारी पदार्थ यह
स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, तो स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 बराबर होगी T1 इंटू S2 माइनस S1। Q बराबर होगा इंटीग्रल TdS, क्योंकि dQ बराबर है TdS, ds एंट्रोपी में परिवर्तन की परिभाषा से, इसलिए Q बराबर इंटीग्रल TdS। इंटीग्रल TdS पहले प्रक्रम के लिए AB के लिए बराबर है इस समतापी प्रसार का जो वक्र है और S अक्ष के बीच का क्षेत्रफल। S अक्ष पर यदि हम A बिंदु से लंब डालें और B बिंदु से लंब डालें, मान लिया ये E और F बिंदुओं पर मिल रहे हैं, तो AB प्रक्रम के लिए कार्यकारी पदार्थ द्वारा स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 बराबर होगी T1 इंटू S2 माइनस S1। यह इस क्षेत्रफल के बराबर है AB वक्र और S अक्ष एंट्रोपी अक्ष के बीच का क्षेत्रफल, यानी यह बराबर है क्षेत्रफल ABFE के, ABFEA इस वक्र का क्षेत्रफल। और इस वक्र का क्षेत्रफल हम देखें लंबाई गुणा चौड़ाई से, तो इसकी लंबाई तो है T1 और चौड़ाई है S2 माइनस S1, इसलिए यह क्षेत्रफल बराबर है T1 इंटू S2 माइनस S1। तो समतापी प्रसार में कार्यकारी पदार्थ Q1 ऊष्मा लेता है और यह Q1 ऊष्मा बराबर होगी T1 इंटू S2 माइनस S1, जो कि क्षेत्रफल ABFEA के बराबर है। इसी तरह से समतापी संपीड़न के प्रक्रम में जो C से D तक है, यह Q2 ऊष्मा सिंक को देता है T2 ताप पर। यह सिंक को दी गई ऊष्मा इस क्षेत्रफल के बराबर होगी CDEFC के, और यह क्षेत्रफल बराबर है T2 इंटू S2 माइनस S1। T2 इसकी लंबाई गुना चौड़ाई का फार्मूला लगाएं तो एक लंबाई T2 है और दूसरी लंबाई S2 माइनस S1 है, इसलिए यह क्षेत्रफल T2 इंटू S2 माइनस S1 है, क्षेत्रफल CDEFC, और यह Q2 ऊष्मा के बराबर है जो सिंक को दी जाती है। प्रत्येक चक्र में कार्य में परिवर्तित ऊष्मा या कार्य के लिए उपलब्ध ऊर्जा, तो किया गया कार्य W बराबर होगा Q1 माइनस Q2। कार्यकारी पदार्थ यदि Q1 ऊष्मा स्रोत से लेता है, Q2 ऊष्मा सिंक को देता है, तो शेष बची ऊष्मा है Q1 माइनस Q2, यही किए गए कार्य के बराबर है। और यह किया गया कार्य Q1 माइनस Q2, इन दोनों समीकरणों को माइनस करें। Q1 बराबर T1 इंटू S2 माइनस S1, Q2 बराबर T2 इंटू S2 माइनस S1। इससे Q1 माइनस Q2 बराबर होगा T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, और यह इस वक्र के क्षेत्रफल के बराबर है ABCDA के, क्योंकि इसकी एक भुजा T1 माइनस T2 है और दूसरी S2 माइनस S1। अतः किया गया कार्य W बराबर है T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1। यह इस वक्र के TS वक्र के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल के बराबर है। कार्नो इंजन की दक्षता भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दक्षता ईटा है W अपॉन Q1। Q1 ऊष्मा ये लेता है और Q1 ऊष्मा लेकर W कार्य करता है। W कार्य है Q1 माइनस Q2, तो दक्षता ईटा बराबर हुई Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q1 माइनस Q2 है क्षेत्रफल ABCDA। ABCDA इस वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, यह W किया गया कार्य है, और Q1 ऊष्मा है क्षेत्रफल ABFEA। Q1 ऊष्मा है ABFEA यह क्षेत्रफल। इन दोनों क्षेत्रफल के मान रखें तो क्षेत्रफल ABCDA का मान है T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, और क्षेत्रफल ABFEA
FEA का मान है T1 इंटू S2 माइनस S1, इसलिए दक्षता ईटा हुई 1 माइनस T2 अपॉन T1, यानी दक्षता ईटा हुई T1 माइनस T2 अपॉन T1 और इसका मान बराबर है 1 माइनस T2 अपॉन T1। यही कार्नो इंजन की दक्षता का सूत्र है, व्यंजक है। अगला टॉपिक हम लेते हैं ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैज्ञानिक नरेंस्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसके अनुसार परम शून्य ताप पर T = 0 डिग्री केल्विन पर निकाय की सभी क्रियाएं इस प्रकार होती हैं कि निकाय की एंट्रोपी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो। दूसरे शब्दों में, यदि निकाय परम शून्य ताप पर है, T = 0 डिग्री केल्विन पर है, तो इसकी एंट्रोपी एक सार्वत्रिक नियतांक होती है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होगी जिसे शून्य माना जा सकता है। अतः हम मान सकते हैं कि यदि T 0 डिग्री केल्विन है तो एंट्रोपी 0 है। इसे ही ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहते हैं। यही है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम कुछ न्यूमेरिकल लेते हैं। पहला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदला जाता है, एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा। एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना करनी है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम बर्फ़ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलने के पर तो इसमें इस प्रक्रम को हम 3 प्रक्रमों में बांट सकते हैं। पहला, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम बर्फ़ को कुछ ऊष्मा देंगे तो यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम पानी में बदल जाएगी। यह ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, लेटेंट हीट होगी, गुप्त ऊष्मा होगी, क्योंकि ताप वही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केवल अवस्था बदल रही है। यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा है। तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम बर्फ़ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 1 ग्राम पानी में बदलेंगे और इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, डेल्टा S1। तो यह डेल्टा S1 एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर dq अपॉन T के सूत्र से, dq ऊष्मा है जो यहाँ गलन की गुप्त ऊष्मा होगी, और गलन की गुप्त ऊष्मा है ml। L गुप्त ऊष्मा है इकाई द्रव्यमान की, ml यह है m द्रव्यमान की। m द्रव्यमान 1 ग्राम है। 1 ग्राम बर्फ के लिए गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। इसलिए ली गई ऊष्मा ml ये हुई 1 इंटू 80 और अपॉन T ताप है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे हमें केल्विन में बदलना है जो है 273 डिग्री केल्विन। इसको यदि सरल करें तो इसका मान आता है 0.29 और इसकी यूनिट होगी कैलोरी पर डिग्री केल्विन। ml यह ऊष्मा है और ऊष्मा की इकाई है कैलोरी। अब इस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलना है। अवस्था वही है, पानी ही है, पर ताप बढ़ाना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में बदल लें। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 373 डिग्री केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ें प्लस 273 करें तो डिग्री केल्विन हो जाता है। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलते हैं तो एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S2 यह होगा mc log T2 अपॉन T1 और यह आता है विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा से dq बराबर होता है mc dt और डेल्टा S एंट्रोपी में परिवर्तन है dq अपॉन T।
तो यहाँ पर हम डी क्यू का मान रखें एम सी डी टी, तो डेल्टा एस होगा एम सी डी टी अपॉन टी। एम सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल हमें करना पड़ेगा क्योंकि ताप T1 से बदलकर T2 हो रहा है। तो डेल्टा S2 एंट्रोपी में परिवर्तन होगा एम सी इंटीग्रल डी टी अपॉन टी, ताप T1 से लेकर T2 तक की लिमिट होंगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा एम सी लॉग T2 माइनस लॉग T1, जिसको हम लिखेंगे एम सी लॉग T2 अपॉन T1। m का मान 1 है, c जो विशिष्ट ऊष्मा है पानी के लिए, इसका मान भी 1 ही है CGS सिस्टम में, क्योंकि हम CGS सिस्टम काम में ले रहे हैं, 1 ग्राम ले रहे हैं। log E को log 10 में बदलना है, इसके लिए हमें 2.3026 से गुणा करना है। फिर log रहेगा 10 बेस पर, T2 का मान है 373 और T1 का मान है 273। तो ये हुआ 2.3026 log 10, 100 से डिवाइड करते हैं ऊपर और नीचे, तो ऊपर आएगा 3.73, नीचे 2.73। तो यह हुआ log 10 2.3026 इंटू log 10 3.73 माइनस log 10 2.73। log 3.73 और log 2.73 के मान इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसका उपयोग करना है। ये मान रखेंगे तो इसका मान आ जाता है 0.21 कैलोरी पर डिग्री केल्विन। इसी प्रकार अब इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदलना है। इसमें एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S3 से लिखें तो यह डी क्यू अपॉन टी के फार्मूले से होगा एम एल अपॉन टी, क्योंकि डी क्यू अब गुप्त ऊष्मा है जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, और m 1 ग्राम है, l वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पानी के लिए है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए ये होगी 1 इंटू 540, और T ताप है 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 373 डिग्री केल्विन। इसको सॉल्व करने पर यह आता है 1.44 कैलोरी पर डिग्री केल्विन। कुल मिला के ताप में एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा S इन तीनों परिवर्तनों के जोड़ के बराबर है। डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 तीनों को जोड़ दें तो ये मान आ रहा है 1.94 कैलोरी पर डिग्री केल्विन। तो यह एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ। 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम भाप में बदलने के लिए। इसी प्रकार ये एक और क्वेश्चन है। एक निश्चित आयतन की गैस समतापी प्रसार में अपने प्रारंभिक आयतन की 4 गुना व 10 गुना हो जाती है। एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना गैस नियतांक R है, PV बराबर RT के सूत्र में। गैस नियतांक के पदों में ज्ञात करें एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा। एक निश्चित आयतन की गैस, आयतन निश्चित है, समतापी प्रसार में समतापी प्रसार होता है तो इसका आयतन बदलेगा। तो समतापी प्रसार में यदि प्रारंभिक आयतन की 4 गुना हो जाए और 10 गुना हो जाए तो एंट्रोपी में कितना परिवर्तन होगा। 1 मोल आदर्श गैस के लिए समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन इतना होता है, डेल्टा S बराबर R log VF अपॉन VI। यदि समतापी प्रसार है, आयतन VI से बढ़कर VF हो रहा है, तो 1 मोल गैस के लिए समतापी प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन का यह सूत्र है, डेल्टा S इक्वल टू R log VF अपॉन VI। ये 1 मोल आदर्श गैस के लिए है। यदि हम n मोल लेंगे तो n R log VF अपॉन VI होगा। यदि गैस का आयतन प्रारंभिक आयतन का 4 गुना हो जाता है तो VF अपॉन VI 4 है। VF बराबर है 4 VI का 4 गुना। तो VF अपॉन VI की जगह 4 रखें तो डेल्टा S हुआ R log 4। log 4 E बेस पर है, इसको 10 बेस में कन्वर्ट करें तो ये होगा 2.3026 इंटू log 10 बेस पर 4। log 4 10 बेस पर इसकी वैल्यू log टेबल से देख के रखें, इसकी वैल्यू है 0.6021। तो R के पदों में, जो कि गैस नियतांक है, इसके पदों में एंट्रोपी में परिवर्तन हुआ 1.386 R।
इसी तरह से यदि अंतिम आयतन प्रारंभिक आयतन का 10 गुना हो जाए तो VF/VI बराबर है 10। तब एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस होगा R log 10। log E बेस पर 10 है, इसको log 10 बेस में कन्वर्ट करें तो ये हुआ R इंटू 2.3026 log 10 बेस पर 10 का log, और log 10 बेस पर इसका मान होता है 1। इसलिए एंट्रोपी में परिवर्तन आएगा 2.3026 R। इस तरह से हम इस फार्मूले का उपयोग करके 1 मोल गैस के लिए समतापी प्रसार में एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम n मोल लें तो यह है n गुना हो जाएगा NR log VF/VI।